हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। देखिए, अपने अनुसंख्यिक गुणधर्म पढ़ लिया था। अनुसंख्यिक गुणधर्म की 4 प्रॉपर्टीज थी। शुरुआत में अपने पहले प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, बात आपने आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। सेकंड अपन ने पढ़ा था क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक में जो वृद्धि हो रही थी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फिर अपन ने पढ़ा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक अवनमन। और लास्ट में अपन ने पढ़ा था परासरण एंड परासरण दाब। तो वो अनुसंख्यिक गुणधर्म जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज थी वो अपन ने पढ़ ली थी। अब लास्ट में एक छोटा सा पार्ट बचा है इस चैप्टर का, असामान्य मोलर द्रव्यमान। असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या रहेगा? ये एबनॉर्मल मोलर मास, असामान्य मोलर द्रव्यमान। अब पहली बात तो ये कि असामान्य मोलर द्रव्यमान होता है क्या है कि सर अपन ने इतने टाइम तक मोलर द्रव्यमान तो पढ़ा था कि मोलर मास तो अपन ने डिस्कस कर लिया था। मोलर मास क्या होता है? कोई भी कंपाउंड जो होता है उसका जो टोटल मास होता है उसे अपन लोग क्या कहते हैं? मोलर मास कहते हैं। ठीक है, उसे अपन लोग क्या कहते हैं? मोलर मास कहते हैं। ठीक है, मोलर मास समझ आ गया? हाँ, तो मामा घर चलेंगे थोड़ी देर से, है ना? तो इसे अपन लोग क्या नाम देते हैं? मोलर मास कहते हैं अपने पास में। तो ये अपने पास में, लेकिन क्या होता है कि किसी भी अगर सॉल्यूट को अपन लोग सॉल्वेंट के अंदर घोलते हैं, जैसे उसके अंदर घोलेंगे तो या तो क्या हो सकता है सर, या तो जो मॉलिक्यूल जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा, उसका वियोजन हो जाएगा। और या फिर क्या हो जाएगा सर, मॉलिक्यूल जो है वो संगुणित हो जाएगा, आपस में क्या हो जाएंगे? वो जुड़ जाएंगे। अगर आपस में जुड़ जाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा? संगुणन हो जाएगा। तो दो कंडीशन हो सकती है अपने पास में। पहली कंडीशन सर, मॉलिक्यूल का क्या हो सकता है? या तो वियोजन हो सकता है या संगुणन हो सकता है। क्या कह रहे हैं अपन लोग? या तो डिसोसिएशन हो सकता है या हो सकता है उसका कॉम्बिनेशन। इन दोनों में से एक कंडीशन हो सकती है। तो डिसोसिएशन या फिर कॉम्बिनेशन, दोनों में से कोई एक कंडीशन हो सकती है। सर, मॉलिक्यूल अगर ब्रेक डाउन होगा तो डिसोसिएशन, मॉलिक्यूल अगर जुड़ जाएगा तो कॉम्बिनेशन। तो उस कंडीशन के अंदर वो जो कंपाउंड है उसका मोलर मास में या तो क्या हो सकती है सर, मोलर मास में वृद्धि हो सकती है, इंक्रीज हो सकता है मोलर मास, या मोलर मास क्या हो सकता है? डिक्रीज हो सकता है, मोलर मास में कमी हो सकती है। तो इस घटना को, इसी जो मोलर मास में जो कमी या वृद्धि होती है उसे अपन लोग क्या कहते हैं? असामान्य मोलर द्रव्यमान, एबनॉर्मल मोलर मास। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं अपन लोग, जैसे अपन ने NaCl लिया है, NaCl, इसको अपन ने वाटर में डिसॉल्व कर दिया। तो वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये NaCl जो है कुछ इस टाइप से ब्रेक हो जाएगा, एक Na+ बन जाएगा, एक Cl- बन जाएगा। NaCl जो है कैसे ब्रेक हो जाएगा? एक Na+ बन जाएगा और एक Cl- बन जाएगा। तो अपन क्या करें सर, डिसोसिएशन हो गया, डिसोसिएट हो गया, दो अलग-अलग मॉलिक्यूल में डिसोसिएट हो गया। तो इस कंडीशन में इसका जो मोलर मास है वो क्या हो जाएगा? नॉर्मल मोलर मास से बढ़ जाएगा। इसका मोलर मास नॉर्मल मोलर मास से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, और यही अगर मान लो अपन एक एसिडिक एसिड ले लेते हैं, CH3COOH। जैसे एसिडिक एसिड लिया तो एसिडिक एसिड कुछ इस टाइप से रिएक्ट कर जाता है, CH3C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पर भी अपन लोग लिख देते हैं, एक मॉलिक्यूल और ले लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OH। क्या होता है कि सर, इसके दो मॉलिक्यूल, इसके कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर जाते हैं? दो मॉलिक्यूल रिएक्ट कर जाते हैं। और ये दो मॉलिक्यूल जो होते हैं आपस में पास में आकर हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ जाते हैं। आपस में पास में आकर क्या करते हैं? ये हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ जाते हैं। इन बंध को क्या कहते हैं अपन लोग? H बॉन्ड कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाते हैं तो क्या हो गया सर? हाइड्रोजन बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, आपस में ये दोनों मॉलिक्यूल क्या हो गए? जुड़ गए। कोई दो अणु आपस में मिलकर जुड़ गए तो इसे अपन लोगों ने क्या नाम दिया? संगुणन। सर, कॉम्बिनेशन हो गया, ये संगुणन हो गया इनका। तो ये इस तरीके से जो इनके मोलर मास में जो डिफरेंस आता है उसे अपन लोग क्या कहते हैं? असामान्य मोलर द्रव्यमान या एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। अब बात आती है सर, इन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए कौन आए थे? इन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट आए थे, इनका नाम था वॉन हॉफ। साइंटिस्ट आए थे वॉन हॉफ, और इन्होंने वॉन हॉफ गुणांक के रूप में इसको एक्सप्लेन किया।
वांडहॉफ गुणांक आई से इसको शो किया। ये एक बार ये नोट करो थोड़ा सा ताकि ये दूसरा आगे निकल जाए। हाँ अब देखो जब ये हो गया अपने पास में तो वांडहॉफ गुणांक आई क्या था, जो वांडहॉफ ने एक्सप्लेन किया था वांडहॉफ गुणांक आई, तो वांडहॉफ गुणांक आई क्या था, याद रखिए आई इक्वल टू संगुणन या वियोजन के पश्चात मोलों की संख्या अपॉन संगुणन या वियोजन से पहले मोल। किस मोल अपने को देखने हैं डिसोसिएशन या कॉम्बिनेशन से पहले, इसके बाद में मोल कितने थे और उसके पहले मोल कितने थे। अपन लोग क्या करें सर, कोई भी अगर मान लो रिएक्शन के अंदर या तो क्या हो गया सर कॉम्बिनेशन हुआ या डिसोसिएशन हुआ, उसके आफ्टर उसके मोल कितने हुए, ठीक है, और इन कंडीशन के बिफोर मोल कितने थे, ठीक है। तो अपन लोग क्या लिख देंगे सर मोल आफ्टर डिसोसिएशन या कॉम्बिनेशन और मोल बिफोर डिसोसिएशन या कॉम्बिनेशन। इसको अपन लोग इनका जो रेशियो रहेगा इनको अपन लोग किससे वांडहॉफ फैक्टर आई से शो करते हैं। ये अपने पास में वांडहॉफ गुणांक है, वांडहॉफ फैक्टर है, इसको अपन लोगों ने आई से शो किया है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास हो जाएगा। दूसरा शब्द अपन लोग ये लिख सकते हैं कि आई इक्वल टू प्रेक्षित मान अपॉन सैद्धांतिक मान, प्रेक्षित मान अपॉन सैद्धांतिक मान। प्रेक्षित मान को क्या कहेंगे अपन लोग, ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू, ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू, ये हो गया अपने पास। अब देखो मेन क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि अगर आई की वैल्यू 1 के इक्वल है, आई की वैल्यू 1 के इक्वल है, मतलब दोनों का मान दोनों की वैल्यू क्या इक्वल होगी, तब आई की वैल्यू 1 के इक्वल होगी। उस कंडीशन में अपन लोग क्या करेंगे सर, ना तो कॉम्बिनेशन हो रहा है, ना तो संगुणन हो रहा है, ना डिसोसिएशन हो रहा है, ना ही वियोजन हो रहा है। संगुणन या वियोजन नहीं हो रहा है, ना तो कॉम्बिनेशन हो रहा है, ना डिसोसिएशन हो रहा है, दोनों में से कोई कंडीशन नहीं होगी। अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, आई की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो क्या कहेंगे वियोजन, डिसोसिएशन होगा सर, वियोजन होगा। और अगर आई की वैल्यू लेस देन 1 है तो कॉम्बिनेशन होगा, संगुणन। ये इनमें से क्वेश्चन बनता है, थोड़ा सा ध्यान देना इनके ऊपर कि भी हाँ आई की वैल्यू अगर 1 हो तो संगुणन या वियोजन दोनों नहीं होते। आई की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा होती है तो उसे अपन लोग कहेंगे सर उस कंडीशन के अंदर डिसोसिएशन हुआ है सर, वियोजन हुआ है सर। और आई की वैल्यू अगर 1 से कम है तो अपन लोग क्या कर देंगे सर, कॉम्बिनेशन हुआ है, संगुणन हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गई ये वाली बात। अब देखो, अब जब ये वाली बातें क्लियर हो गई, एक बार क्या करोगे इसको नोट जल्दी से नोट कर लो। चलिए बच्चों, इसके बाद में अपने पास में है नेक्स्ट जो अपने पास में इसी पार्ट का एक पार्ट है वांडहॉफ गुणांक। वांडहॉफ कोएफिशिएंट जो आई था एंड वियोजन स्थिरांक, अल्फा। वियोजन स्थिरांक क्या होता है, अल्फा में समान। अपने पास में खड़ी रहेगा रिलेशन बिटवीन वांडहॉफ फैक्टर आई एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा। क्या रहेगा, रिलेशन बिटवीन वांडहॉफ फैक्टर आई एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा। देखो साधारण सा है, कुछ ज्यादा माथा पड़ी नहीं है।
अपने पास में एक कोई कंपोनेंट है, इससे अपने को बी बनता है, एक रिएक्शन है जिसके अंदर ए से क्या बनता है, बी बनता है। इससे पहले ए था, अभी इससे ए से बी बन गया। अपन बोलते हैं कि इनिशियल टाइम में, प्रारंभिक अवस्था में, शुरुआत के अंदर, प्रारंभ में इनिशियल टाइम में ये कितना होगा 1 मोल, ये कितना होगा 0। तो सर ये अगर 1 मोल है तो शुरुआत के अंदर ये 0 ही होगा। अपन बोलते हैं एट टाइम t समय पश्चात, एट टाइम t टाइम के बाद में अपन लोग क्या बोलते हैं, ये कितना हो जाएगा सर, हाँ 1 माइनस अल्फा। सर अल्फा डिसोसिएट हो गया, अगर मान लो अल्फा अगर बन गया, अपन बोलते हैं सर अल्फा प्रोडक्ट बन गया, तो इस रिएक्टेंट कितना बचा, क्रियाकारक कितना बचा 1 माइनस अल्फा, टोटल 1 था, उसमें से अल्फा चेंज हो गया तो अपन ने केवल अल्फा घट गया, तो अपने पास में क्या हुआ 1 माइनस अल्फा बचा। अपन बोल रहे सर डिसोसिएशन हुआ, वियोजन हुआ, एक मॉलिक्यूल से बहुत सारे मॉलिक्यूल बने। अब अपन ने बोल दिया सर n मॉलिक्यूल बने, तो क्या कितने हो गए n अल्फा। अपन कहेंगे टोटल मोल कितने हो गए, टोटल मोल रिएक्शन में टोटल मोल कितने बचे हुए 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। प्रारंभ में कितने थे, प्रारंभ में इनिशियल टाइम में कितने थे 1 मोल। हमने बोला सर शुरुआत के में हमारे पास में 1 मोल थे। अब अपन लोग कह रहे हैं कि सर हमें पता है कि I इक्वल टू बाद में मोल अपॉन पहले मोल, बाद में कितने मोल, ये रहे 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा अपॉन 1। पहले मोल कितने थे 1, ये हो गया, मल्टीप्लाई कर दो 1 को I से मल्टीप्लाई किया I आएगा इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, यहाँ हो गया। अब क्या करते हैं सर, एक काम कर देते हैं, ये देखो इसको ऐसे लिख दूं मैं I इक्वल टू 1 प्लस n अल्फा माइनस अल्फा, प्लस माइनस को आगे पीछे लिख सकते हैं। तो यहाँ से मेरे को अल्फा कॉमन लेना है और 1 को उधर भेज दूं मैं, तो I माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ से मैंने अल्फा कॉमन ले लिया, क्या मिला n माइनस 1, ये है अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो गया I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। ये हो गया अपने पास में रिलेशन बिटवीन बॉन्ड ऑफ फैक्टर I एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा। ठीक है, क्लियर हो गया ये, जल्दी से एक बार नोट कर दो। अभी अगर ये नोट हो जाए तो अपने पास में नेक्स्ट रहेगा बॉन्ड ऑफ गुणांक I तथा संगुणन स्थिरांक अल्फा में संबंध, रिलेशन बिटवीन बॉन्ड ऑफ फैक्टर I एंड कॉम्बिनेशन कांस्टेंट अल्फा। तो फटाफट ये लिखो एक बार, नोट कर लो। नोट हो गया बच्चों। अब देखो नेक्स्ट अपने पास में क्या है, ये तो अपन मिटा देते हैं। बॉन्ड ऑफ फैक्टर I एंड संगुणन, क्या लिखेंगे अपन लोग, संगुणन स्थिरांक अल्फा में संबंध, क्या आ जाएगा अपने पास में कॉम्बिनेशन कांस्टेंट। हाँ, इसमें देखो इसमें क्या लिखेंगे अपन लोग, सर शुरुआत के अंदर तो 1 मोल ही था, तो 1 मोल ही रहेगा, इसको तो अपन चेंज कर ही नहीं सकते। और ये 0 मोल था, ये 0 मोल ही रहेगा, ये रहेगा। फिर अपन लोग बोलते हैं कि सर अल्फा मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो गए, कंबाइन हो गए, अल्फा मॉलिक्यूल क्या हो गए, जुड़ गए सर। तो ये कितना बचा अपने पास में 1 माइनस अल्फा बचा। अल्फा मॉलिक्यूल कंबाइन हुए तो अपन ने लिख दिया एक अल्फा प्रोडक्ट बना। अब मान लो अपने बोल दिया सर बहुत सारे मॉलिक्यूल जो है ऐसे आपस में जुड़कर कंबाइन हो गए, तो अपने लिख दिया सर n मॉलिक्यूल कंबाइन हो गए। कितने मॉलिक्यूल कंबाइन हो गए, n मॉलिक्यूल कंबाइन हो गए। तो अपने पास में क्या हो गया, टोटल मोल कितने मिल गए, टोटल मोल 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n। क्लियर है। प्रारंभ में कितने थे, प्रारंभ में शुरुआती टाइम में कितने मोल थे अपने पास में, 1 मोल।
1 इनिशियल टाइम 1 अपने पास में दे रखा है फॉर्मूला I इक्वल टू बाद में कितना सर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन अपॉन पहले कितना 1 मोल पहले अपने को दे रखा है तो हमारे पास में दिया हुआ है 1 मोल। अब देखो सॉल्व कर लो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो I आएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन। या तो ठीक है सॉल्व करेंगे दो अलग अलग तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के या तो क्या करो एलसीएम ले लो या दूसरा सिंपल तरीका हो जाएगा सर पूरे इक्वेशन को n से मल्टीप्लाई कर दिया जाए पूरे इक्वेशन को क्या करें अपन लोग n से मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीप्लाई विथ n तो ये क्या हो जाएगा n I ये क्या हो जाएगा n माइनस n अल्फा प्लस ये क्या हो गया अपने पास में n अल्फा अपॉन n n से n कट गया n से n कट गया अपने पास में आगे देखो क्या मिला अपने को n I इक्वल टू n माइनस n अल्फा प्लस अल्फा यहाँ से अल्फा ही आया अपने पास में ये हो गया अपने पास में। अब देखो क्या करते हैं सर इस पूरे को इधर वाले पूरे को उधर भेजते हैं और उस वाले को इधर ले आते हैं देख यहाँ लिख देते हैं इस वाले पूरे को उधर भेज देंगे तो ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया तो क्या मिल गया n अल्फा माइनस अल्फा प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया इक्वल टू यहाँ पर क्या था n था I माइनस ये क्या है अपने पास में n I यही इतना ही यहाँ से देखो क्या कॉमन आ जाएगा अल्फा कॉमन आ जाएगा n माइनस 1 बचा n माइनस 1 बचा यहाँ से n कॉमन ले लेते हैं क्या मिला 1 माइनस I बचा अपने को अल्फा चाहिए था अल्फा इक्वल टू n 1 माइनस I अपॉन n माइनस 1 ये अपने पास में अल्फा की वैल्यू आ गई है ठीक है तो ये अपने पास में वॉन्ट गुणांक समगुणन स्थिरांक में रिलेशन है संबंध है एक बार ये नोट कर लेना। अब देखिए ये अपना जो फर्स्ट चैप्टर जो सॉल्यूशन जो चैप्टर है ये चैप्टर अपने पास में कंप्लीट हो गया है। आप लोग एक बार अच्छे से वापस रिवाइज कर लेना एक बार सारे वीडियोस को एक बार एक साथ देख लेना अगर लगे एक बार रिवीजन का जरूरत पड़े तो एक बार सारे वीडियो को एक साथ देख लेना आप लोग ठीक है। और बाकी आप लोगों को पार्ट के अंदर डेली का ज़्यादा बर्डन नहीं देके थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को 7-8 वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर समझा दिया गया है ठीक है। कोई भी अगर मान लो आप लोगों को ऐसा लगे कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आई तो आप लोग वापस नीचे कमेंट कर सकते हो भाई ये चीज़ नहीं समझ आई अपन बाद में वापस एक बार क्लास करेंगे ठीक है। तो ये फर्स्ट चैप्टर अपने पास में कंप्लीट हो गया है बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ओके।